तो आइए बीपीएससी टेस्ट सीरीज की डिस्कशन की श्रृंखला में आज हम हिस्ट्री या इतिहास की शुरुआत करते हैं कि इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इतिहास से संबंधित उनके बारे में चर्चा करेंगे। ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि उनसे संबंधित जो विकल्प हैं, जो पर्सनालिटी है, उनके बारे में भी कुछ फैक्ट भी हम जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। पहला कथन है वहाँ पे 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की कलकत्ता में। तो यहाँ पर जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो खास तौर पे जो ऐसे फैक्चुअल हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको आप तुरंत सर्कल करेंगे जिससे आपको इसमें पुनः विचार करने के लिए आसानी हो। खास तौर पे जब सत्य कथन छाटेंगे, असत्य कथन छाटेंगे तो आपको सुविधा रहे। वहीं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का मूल संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो दूसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है, इसी सही है गलत इसे हम देखते हैं आगे। तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है विलियम जोन्स ने, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, कालिदास की रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है। और चौथा स्टेटमेंट बात कर रहा है विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। 3 स्टेटमेंट मुख्यतः किससे संबंधित है? ट्रांसलेशन संबंधित है कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं इनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो रहा है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यह उठता है कि अंग्रेजी में इनका अनुवाद क्यों हो रहा है। तो आप भी यह जानेंगे कि जो भारत में साम्राज्यवाद के विस्तार का जो चरण था उसमें अंग्रेजों को यह पता था कि भारत में शासन करना, बेहतर शासन व्यवस्था बनाए रखनी है, तो भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारतीय प्रथाओं का, सामाजिक ताने बाने का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी संबंध में उन्होंने जो भारतीय धर्म ग्रंथ थे सभी का अनुवाद करवाया। ना सिर्फ अंग्रेजी में, अन्य यूरोपियन भाषा में भी इनका अनुवाद हुआ, जैसे जर्मन में हुआ, फ्रेंच में हुआ, बहुत सारी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ। तो उसी क्रम में भगवद गीता का अनुवाद यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में हुआ। तो हम देखते हैं कौन कौन सा सही है। सबसे पहले देख रहे हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यह भी आपको इस सर्कल के अंतर्गत करना है कि कौन सा कथन सत्य बात कर रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन ए 1 2 3, बी 1 2 3 4, अर्थात चारों स्टेटमेंट सही है ऐसा बोल रहा है। तीसरा 2 और 3, चौथा 2 3 और 4। तो आप कॉमन पाएंगे कि 2 और 3 जो हैं, 2 3 सभी में है। इसका मतलब क्या है, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ना, ये दोनों सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रू हैं। ठीक, अब बात आ रही है पहला ऑप्शन अर्थात ये, और चौथा ऑप्शन अर्थात ये। तो जो पहला ऑप्शन बात कर रहा है 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, एकदम सही है, क्योंकि इसी दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। इनके समयकाल के दौरान ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। मुख्यतः इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय धर्मग्रंथ हैं उनसे उनका अनुवाद करना, उनके बारे में अध्ययन करना, इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम इस सोसाइटी के अंतर्गत चलाए जाते थे। वहीं दूसरा स्टेटमेंट सही है, आपने देख ही लिया, यहाँ से ही हमें मिल गया था, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा स्टेटमेंट जो गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह भी कथन सही है। अब हम बात करते हैं कुछ इससे संबंधित तथ्यों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं गीत गोविंद से संबंध में। गीत गोविंद जिसका अनुवाद किसने किया था? जयदेव ने किया था। यह किससे संबंधित थी? यह कृष्ण गोपी राधा के प्रेम प्रसंग से संबंधित पुस्तक थी। अब जयदेव थे, इनका संबंध बंगाल से था, अर्थात बंगाल में जो शासक शासन करते थे वहां पे उनके दरबार में ये रहते थे। गीत गोविंद जो पुस्तक है इसका न सिर्फ अंग्रेजी में अनुवाद हुआ बल्कि इसका अनुवाद जर्मन में भी हुआ। आप देखेंगे जर्मन में भी हुआ। जर्मन में इसका अनुवाद किया फ्रेडरिक रुगर्ट ने। फ्रेडरिक रुगर्ट ने किया। और किसमें हुआ? और इसका अनुवाद हुआ असमिया भाषा में भी हुआ। चक्रवर्ती ने इसका अनुवाद किया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गीत गोविंद है उससे संबंधित ये तथ्य हैं, इनको भी आपको नोट करना है। अब हम इसके अलावा हम बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं कालिदास संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। कालिदास जिन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण नाटक हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके बारे में यहां पे बात की गई है। दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम। अब आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। किसकी कहानी है? दुष्यंत और शकुंतला की।
कुरुवंश से संबंधित दुष्यंत शकुंतला की कहानी है, जिसमें ऐसा मिलता है कि जो दुष्यंत थे ये शिकार करने गए हुए थे, वहीं शकुंतला से भेंट होती है और इस संबंध में यहाँ पे एक नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। वहीं दूसरा मालविका अग्निमित्रम, इसमें किसकी कहानी के बारे में वर्णन? इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। मालविका व अग्निमित्र। अब कालिदास के ये दो प्रमुख नाटक हुए, इसके अलावा इनके और बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूतम, ऋतु संहार, उनके बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अन्य रचनाएं जैसे मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोवर्षीयम, कुमार संभवन, तो अब जैसे ऋतु संहार है, तो जो ऋतुएं हुई थी इससे संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई। मेघदूतम में एक तरह से वो संदेश के मेघों के माध्यम से संदेश भेजता है, इस तरह से कुछ कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। विक्रमोवर्षीयम में उर्वशी और ऋषि के प्रेम प्रसंग के बारे में कहानी मिलती है। तो इस तरह से जो कालिदास की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपने देख लिया कि भगवद गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ सही हो जाता है। अब हम आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमें यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, असत्य कथन की बात कर, सबसे पहले इसको सर्कल करना है। ये एक तरह से आप गांठ बांध लीजिए कि जो भी प्रश्न में यहाँ पे सत्य है असत्य है, इमीडिएट उसको सर्कल करना है। बहुत से एक दो भी प्रश्न अगर इस तरह से आपके गलत हो जाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं पहली स्टेटमेंट की, जो बात कर रहे हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में बंबई में हुई थी। तो अब आगे देखते हैं ये सही है नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बात कर रहे हैं एटक की स्थापना वीडी वाडिया द्वारा की गई थी। वहीं तीसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है प्रथम एटक का सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और चौथा स्टेटमेंट बात कर रहा है 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बारे में बात कर रहा है। वाशिंगटन सम्मेलन वीडी वाडिया ने भारतीय मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए, भारत में जो एटक की स्थापना हुई वह कैसे हुई? यूरोप में उसी समय पे 1919 में आप देखेंगे 1919 में आईएलओ की स्थापना होती है। आईएलओ की स्थापना होती है, जिसकी बाद में यहाँ पे आप देखेंगे चौथे ऑप्शन में चर्चा की गई है कि वाशिंगटन जो सम्मेलन होता है जिसमें वीडी वाडिया गए थे। तो सबसे पहले आईएलओ की स्थापना होती है और उसी के तर्ज में भारत में एटक की स्थापना होती है, AITUC। अब जो भारत में एटक की स्थापना होती है उसमें खास तौर पे किसका रोल होता है स्थापना करने में? तिलक का, बाल गंगाधर तिलक व जोशी का। तो जो ये दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे वीडी वाडिया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा और क्या तथ्य है इससे संबंधित हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि एटक के जो प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। उपाध्यक्ष कौन थे इससे? इसके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष देखें जोसेफ बैपटिस्टा, जोसेफ तो उस टाइम पे एटक के उपाध्यक्ष थे। ठीक, तो हमने कौन कौन से तथ्य यहाँ पे देख लिए? सबसे पहला तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 1920 में स्थापना हो रही है, ये बात सही है, पूरी तरह से स्टेटमेंट सही है। आईएलओ के बारे में हमने देख लिया कि आईएलओ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में हुई। उसी के तर्ज में यहाँ पे एटक की स्थापना हुई है। जो भारत में जो मजदूर वर्ग है उसके हितों की बात कर रहा है। उनके चाहे कार्य से संबंधित नियमावली हो, चाहे वेतन से संबंधित नियमावली, छुट्टी संबंधित हो, उस सब बारे में चर्चा कर रहा है। मजदूरों के हितों के संबंध में आंदोलन कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसके विकास के चरण में मजदूरों का जो हित है उसका सर्व करने के लिए, उसकी भूमिका को सामने लाने के लिए एटक यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे दूसरा जो प्रश्न है ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य हो जाता है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। तो अब हम आगे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की यहाँ पे बात कर रहा है। पहला, एमएन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अब ये सही है नहीं, आगे देखते हैं।
दूसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम एन राय द्वारा जर्मनी में हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न बात कर रहा है। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है साम्यवादी नेताओं पर कानपुर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। वहीं चौथा स्टेटमेंट बात कर रहा है कि 1925 में सत्यभक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो अब जो दूसरा जो कथन है आप यहाँ पे देखेंगे असत्य, क्योंकि जो ये स्थापना वर्ष के बारे में बात कर रहा है, मैंने पहला ही प्रश्न जब पढ़ा था तो आपको बताया था कि खास तौर पे जब वर्ष कहीं पे हो, किसी स्टेटमेंट में किसी का नाम हो, उसे हमें सर्कल करना है, क्योंकि वहाँ पे गलत कराने का स्कोप आसान होता है। आप कोई पेपर बनाने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे जो तथ्य है उसको गलत करा के आप आसानी से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो 1920 नहीं बल्कि यहाँ पे 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, 1924 में हुई थी इसकी स्थापना। अब हम इससे संबंधित कुछ और तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं। अब जैसे देखिए जो एम एन राय हैं, इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध बंगाल से था। मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम है। इनकी शिक्षा दीक्षा के दौरान इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव स्वामी विवेकानंद का था, वी.डी. सावरकर का था, व राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी व्यक्ति संबंधित थे उन पे इनका प्रभाव था। सबसे पहले ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े, और बाद में साम्यवादी गुट के प्रभाव में आकर जब ये अमेरिका गए, उसके अलावा यूरोप गए, तो ये साम्यवादी दल को ज्वाइन कर लेते हैं। साम्यवादी दल को ज्वाइन करने के बाद भारत में जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना होती है उसमें एम एन राय का महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे एम एन राय के बारे में हमने देखा। इससे संबंधित एक और तथ्य है, 1934 में एम एन राय ने ही क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी, संविधान की मांग की थी एक तरह से देखा जाए तो। ये आपको लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर के पहले पैराग्राफ में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एम एन राय के बारे में देखा, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित थे, बाद में इन्होंने साम्यवादी दल की स्थापना, साम्यवादी दल से जुड़े, और इन पर लेनिन व मार्क्स का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? लेनिन व मार्क्स का प्रभाव, लेनिन व मार्क्स का प्रभाव। मार्क्स का प्रभाव, जो कार्ल मार्क्स था वह सर्वहारा तथा जो सवर्ण वर्ग है, अर्थात जिसके पास सब कुछ है, उसके बीच संघर्ष की बात करता है। तो कार्ल मार्क्स बात करता है इसका संबंध यूरोप से था, लेकिन लेनिन जिसका संबंध रूस से था, तो इनका प्रभाव था। ये बेसिकली साम्यवाद के जनक के रूप में दोनों व्यक्ति देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। और इससे संबंधित यहाँ पर अब यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है आप देखेंगे, साम्यवादी नेताओं पर कानपुर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। तो कानपुर षड्यंत्र क्या था? कानपुर षड्यंत्र ये था कि साम्यवादी दल द्वारा जो साम्राज्यवाद चल रहा था भारत में, अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, उसके विरोध में कानपुर षड्यंत्र को देखा जाता है। तो साम्यवादी दल द्वारा ये चलाया गया था, दल द्वारा। अब देखिए जो साम्यवादी पार्टी थी वो कानपुर षड्यंत्र था। इससे संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे एस.ए. डांगे का संबंध कानपुर षड्यंत्र से था। इसके अलावा नलिनी गुप्ता का संबंध था, नलिनी गुप्ता। शौकत अली का संबंध था, शौकत अली। तो अब देखेंगे इस तरह से कई फैक्ट हमने इस प्रश्न में देखा। अब हम आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अब इस यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन है, पहला कथन क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार हिस्सा लिया। अब ये सत्य है या असत्य से हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चारों स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लखनऊ समझौते में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, दूसरा कथन है। वहीं तीसरा कथन बात कर रहा है ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन का लक्ष्य रखा गया, और चौथा कथन कह रहा है विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब आप बताइए, सबसे पहले चौथा जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी हमने पहले प्रश्न में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो ये तो सही है ना। अब हम तीन स्टेटमेंट यहाँ पे आते हैं। पहला है मुस्लिम लीग के संबंध में लखनऊ अधिवेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, दूसरा लखनऊ समझौते के बारे में बात कर रहा है, और तीसरा ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन का लक्ष्य रखा गया। अब देखिए इन तीनों में आप कॉमन स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन का लक्ष्य रखा गया, तो ये तो आसान स्टेटमेंट, स्वशासन व स्वराज का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। इसके अलावा आप देखें
लखनऊ समझौते में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब है कि जो एक ऐसा निर्वाचक मंडल जिसमें एक कम्युनिटी से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं से संबंधित व्यक्ति ही वोट डालेंगे। तो जो 1909 का एक्ट आया था, 1909 का एक्ट आया था, आप देखेंगे कि भारत में संवैधानिक सुधार के क्रम में बहुत सारे एक्ट पारित किए गए अंग्रेजों के द्वारा। तो 1909 एक्ट 9 का एक्ट था, वो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करता है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान। चुप। अब यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान 1909 में हो गया था, तो जाहिर सी बात है जब लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? आप देखेंगे लीग के बीच हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ, कांग्रेस के बीच। अब लीग की तरफ से इसमें जिन्ना का अहम रोल था, जिन्ना का अहम रोल था, वहीं कांग्रेस की तरफ से तिलक का अहम रोल था। अब समझौता तो हो गया, लेकिन 1909 में ही जब उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल मिल गया है तो वो इससे समझौता नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर वो इससे समझौता करते तो ये जो पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था है उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि लखनऊ समझौते में पृथक निर्वाचक मंडल की बात को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं की, ये गलत है। यहाँ पर कांग्रेस ने इसके बारे में इसको स्वीकार किया था। बाद में आप जब देखेंगे, जब नेहरू रिपोर्ट बनती है वहाँ पे इसी संबंध में फिर विवाद हो जाता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाता है। जब दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं तीसरा स्टेटमेंट, इसमें भी सही, इसमें भी सही है। तीसरा पूरी तरह से सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार हिस्सा लिया। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बात कर रहा है, तो अब देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन, उन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे हम देख लेते हैं 1906 में हुई थी। ठीक, आगा खां उसके पहले अध्यक्ष थे। और जो पहला अधिवेशन था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस समय जिन्ना इस लीग से नहीं जुड़े थे। बाद में वो इससे जुड़ते हैं। जो ये लीग थी मुस्लिम लीग, इसका बेसिक उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों के फेवर में रह के अंग्रेजी शासन व्यवस्था से जो लाभ मिल रहा है उसे मुस्लिमों तक पहुंचाना, बेसिक पर्पज इसका ये था। तो लीग जो 1906 में स्टैब्लिश होती है, आया था, उसके अध्यक्ष रहे। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाती है? सही है ये स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बताया कि 1906 में जब आगा खान ने लीग की अध्यक्षता की थी, उस समय यहाँ पे जिन्ना नहीं जुड़े हुए थे। बाद में जब लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, तो बाद में वो लीग के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है सही है। ओके, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न किस बारे में बात कर रहा है? पांचवा प्रश्न असत्य कथन को छांटने की बात कर रहा है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है भारतीय होम रूल का गठन आयरलैंड की होम रूल लीग पर आधारित था। दूसरा, 1915 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान होम रूल लीग की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तीसरा कथन बात कर रहा है महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग में 1920 में शामिल हुए, वो अध्यक्ष पद पर स्वीकार किया। चौथा, तिलक द्वारा स्वराज भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। चार कथन यहाँ पे बात कर रहा है। अब आप देखेंगे कि सबसे कॉमन आप कथन देखेंगे जो पहला है, पहला आपको आसानी से पता चल जाएगा, भारतीय होम रूल गठन आयरलैंड की होम रूल लीग पर किया गया था। ये बात सही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कथन पर। दूसरा कथन जो बोल रहा है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1915 में होते, यह गलत है। इसका जो स्वीकृति होती 1916 में हुई थी। तो यहाँ पर यह प्रश्न गलत हो जाता है। तीसरा कथन पूरी तरह सही है, वह चौथा भी पूरी तरह से सही है कि तिलक ने स्वराज भाषाई प्रांतों प्रचार प्रसार को अपना लक्ष्य घोषित किया। होम रूल लीग में बेसिकली आप देखेंगे एक एनी बेसेंट की लीडरशिप पर चल रही थी, एनी बेसेंट की लीडरशिप पर चल रही थी। वहीं दूसरी देखेंगे आपकी बाल गंगाधर तिलक की लीग पर, तिलक की तर्ज पर चल रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी। वहीं तिलक की जो मुख्यतः होम रूल लीग थी महाराष्ट्र व कुछ प्रमुख केंद्रों पर फोकस थी। अब हम जल्दी आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसमें सत्य कथन यहाँ पे छांटना है। पहला, मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था। दूसरा, मिल मालिकों में एक अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया। तीसरा, गांधी जी के प्रयासों से श्रमिकों को 20% बोनस देने का फैसला किया गया।
तो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे और आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है 1 और 2 सही है, दूसरा 2 और 3 सही है, तीसरा 1 और 3 सही है, चौथा उपरोक्त सभी सही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी कॉमन ऑप्शन नहीं है जो चारों में हो, तब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मजदूर और मिल मालिकों के बीच प्लेग समझौता है, ये बात सही है कि इसी के बोनस के संबंध में मजदूरों और मिल मालिकों के संबंध में विवाद था। विवाद में जो मजदूर थे उनकी मांग थी 50% के आसपास बोनस दिया जाए, 50% के आसपास बोनस मिले, लेकिन जो मिल के मालिक थे वो ये कह रहे थे कि 20% के आसपास हम बोनस देंगे आपको। अब यही विवाद दोनों के बीच टंगा हुआ था, जिसमें बहन अनसुईया वेन ने गांधी जी का साथ दिया और गांधी जी मिल मालिकों की तरफ से आए और मजदूरों से बात की और जो बोनस को 35% के आसपास फिक्स कराया, तो 35% यहाँ पे बोनस में वृद्धि हुई। तो अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 20% है ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये भी कथन और ये भी कथन गलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका ए। अब आगे हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही कथन के बारे में बात करना है, सत्य कथन यहाँ पे छाटना है। यहाँ पर आप सत्य और असत्य को एकदम ध्यान रखते रहिएगा। सत्य कथन पहला क्या कह रहे हैं, आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास द्वारा किया गया था, ठीक है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन। यहाँ पे फोकस करना है थोड़ा सा। तीसरा, इसके अंतर्गत 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। चौथा, असहयोग आंदोलन के परिणाम का ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की राजनीति रियायत देने के लिए राज्य हो गए। मतलब ऐसा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज थे वो राजी हो गए कि हम भारतीयों को रियायत देंगे प्रशासन में। अब कौन सा कथन सही है, अब आप इसमें कॉमन ऑप्शन छाटेंगे। जो तीसरा ऑप्शन है सभी में कॉमन है, उपरोक्त सभी में, तो इसका मतलब ये जो तीसरा है सही है। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त कर लिया जाएगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन सीआर दास द्वारा किया गया, तो बिल्कुल सत्य है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट भी सत्य है, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। क्यों था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी देखी गई थी। छात्रों की भागीदारी हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी हो, पहली बार महिलाओं ने पर्दा को छोड़कर बाहर निकली, किसानों की भागीदारी हो, मजदूरों की भागीदारी हो, सभी की व्यापक भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए इसे पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है। दूसरा, हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे जो आंदोलन था क्यों रोक दिया गया था, जो चौरा चौरी की घटना है उसके बारे में आप जानते होंगे कि चौरा चौरी का जो प्रकरण है 1922 में हुआ था, जिसमें पुलिस थाने पे आग लगा दी गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, रोक दिया था। बाद में गांधी जी को इसके लिए सजा भी होती और जो लक्ष्य था कि 1 वर्ष के बीच स्वराज प्राप्त कर लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया और स्वराज प्राप्ति उस समय नहीं हो सकी। उसके बाद हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि यह भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कार्यक्रम थे। तो आप देखेंगे बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया गया, बहिष्कार कार्यक्रम के अतिरिक्त यहाँ पे स्वदेशी का कार्यक्रम भी चला गया, स्वदेशी अपनाने की बात की गई। अब यहीं से एक प्रश्न ये बनता है कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में कौन कौन सा था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्यापारी समूह क्या था, तो बिल्कुल हाँ सही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी की बात हो रही थी और जब स्वदेशी प्रमोट होगा तो कहीं ना कहीं इससे जो लोकल व्यापारी हैं, भारतीय व्यापारी, उनको लाभ होगा। इसलिए जो भारतीय व्यापारी हैं इन्होंने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ए। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह कहता है कि गांधी अखिल भारतीय जो गांधी जी का जो इरविन का समझौता था उसके बारे में प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न, गांधी अखिल इरविन समझौते के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, यह समझौता नेहरू और सरोजिनी नायडू के प्रयासों से हुआ। दूसरा, सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था रिहा करने का आदेश दिया गया। तीसरा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिली। तो आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो जो नमक का मुद्दा है सबसे ज्यादा वहां पे केंद्र में रहता है। आप देखेंगे 5 मार्च 1931 की बात है, 5 मार्च 1931 दांडी मार्च की शुरुआत होती है और बाद में आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये रूप लेता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसके संबंध में जब चर्चा हुई गांधी और इरविन के बीच में, तो कई प्रावधान बाहर निकलकर सामने आए, जिसमें यह था राजनीतिक बंदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसी दौरान जो भगत सिंह थे जेल में थे और भगत सिंह क्योंकि हिंसा के आरोप में बंद थे इसलिए भगत सिंह को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट आप देखेंगे सभी में कॉमन भी है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है सभी में।
जो दो स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, और जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ये समझा होता है नेहरू और सरोजिनी नायडू के प्रयासों से नहीं हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर उसका इसका होगा बी। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न की बात करते हैं, साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं। 1919 में जब 1919 का जो एक्ट आया था, उस दौरान कहा गया था कि 10 वर्षों के भीतर यह कमीशन का गठन किया जाएगा जो यह जांच करेगा कि जो भारतीय हैं वो स्वशासन देने के लिए काबिल हैं या नहीं, योग्य हैं नहीं। और उसी दौरान जो ब्रिटेन में पार्टी शासन कर रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी, उनकी सरकार जाने वाली थी, तो उन्होंने समय से पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। साइमन कमीशन बेसिकली 7 सदस्यीय कमीशन था जिसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। तो इस आधार पर भी इसका यहाँ पे विरोध होता है। उसके संबंध में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये बात तो सही है, सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे। जस्टिस व यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। अब देखते हैं इसके बारे में। तीसरा, इसे रिपोर्ट देनी थी भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक आवश्यक है, तो मैंने इसके बारे में बताया कि ये बात सही है। पहला स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो यहाँ पे पहला और चौथे में सही हो सकता है। चौथा, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1927 में इसके बहिष्कार का वर्णन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात कर रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी सही है, जस्टिस पार्टी यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें सभी सदस्य रहते हैं और इसका सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर इसमें हम यहाँ पे देख लें कि जो ये कलकत्ता अधिवेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन नहीं बल्कि मद्रास अधिवेशन में इसके बहिष्कार का वर्णन किया गया था। मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, M.A. अंसारी ने की थी, M.A. अंसारी। तो यहां पर आप देखें जो चौथा कथन है ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही कथन होंगे वो होंगे 1, 2 और 3। अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न INA के बारे में बात कर रहा है। INA जिसके मुख्य चेहरे के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, विचार की बात हो रही है यहाँ पे ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, किसी और ने दिया था। दूसरा, जापान द्वारा रिहा किए गए भारतीय युद्ध बंदियों को INA में भर्ती किया गया था। तीसरा, रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था। चौथा, इसमें भारत वर्मा मोर्चे से अंग्रेजों पर सैन्य आक्रमण का प्रयास किया। तो 4 कथन के बारे में बात कर रहा है। तो आप देखेंगे 1940 के आसपास की बात है। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद किया गया था बंगाल में, वहां से वो अफगानिस्तान के रास्ते 1941 में जियाउद्दीन पठान का नाम बदल कर जाते हैं और अफगानिस्तान के रास्ते वो यूरोप जाते हैं और जर्मनी में जाके हिटलर से मुलाकात करते हैं और लेडो मुसट्टा के नाम से वहाँ पहुँचते हैं और बाद में हिटलर द्वारा उन्हें नेताजी की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका सफ़र था, बाद में ये जर्मनी से होते हुए रूस जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं और फिर वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज में इनका महत्वपूर्ण भूमिका शुरुआत होती है। लेकिन जो ये विचार सर्वप्रथम किसका था, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का विचार नहीं था बल्कि कैप्टन मोहन सिंह का ये सर्वप्रथम विचार था, कैप्टन मोहन सिंह का। और इसके अतिरिक्त जो भी इसमें विकल्प है सारे सही है। INA में जो भी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, वो जापान में जो गिरफ्तार हुए थे, उन सभी को मिलाकर यहाँ पे एक रेजिमेंट बनाई जाती है और बाद में सिंगापुर में ये सरकार का भी गठन करते हैं और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ पे चढ़ाई करते हैं। बाद में हालांकि ये अभावों के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण जो इनकी यात्रा है पूरी नहीं होती है और ये पराजित होते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो HSRA के बारे में बात कर रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य था। तो ये बहुत ही कॉमन ऑप्शन है, चाहे सारे ही जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो घटनाक्रम उसमें सभी का उद्देश्य ये था कि जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण उनको खत्म करना। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है यहाँ पे। दूसरा, सामाजिक क्रांति और साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करना। अब यहाँ पे ये देखना है, इसको यहाँ पे गौर करना है यहाँ पे। तीसरा, रेलवे और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन 27 में बहिष्कार का वर्णन किया गया। ये जो ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके बारे में ऑप्शन में भी चर्चा नहीं की गई है, तो हम बेसिकली 3 ही ऑप्शन पर चर्चा करना है। अब देखिए HSRA जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, यह 1924 में जो स्थापित हुआ HRA के बाद आया था। HRA की स्थापना 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जब सचिन सन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे। बाद में 1928 में जब HSRA बनता है और इसकी स्थापना होती है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में, और यहाँ पे मुख्य भूमिका के रूप में भगत सिंह सामने आते हैं। और जैसे कि पता है कि जो ये
नेता थे, ये साम्यवादी विचारधारा से संबंधित थे। जो दूसरा ऑप्शन है कि सामाजिक क्रांति और साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करना, दूसरा ऑप्शन अपने आप में सही हो जाता है। पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। इसके अलावा रेलवे और बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना, तो यहाँ पे ये जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि चौथे स्टेटमेंट के बारे में हमने बात की, यहाँ पे गलती से आ गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में देखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भगत सिंह पर मुकदमा चला था, सैंडर्स हत्याकांड पर चला था। जो आप देखें लाठीचार्ज के दौरान जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें वो सैंडर्स को दोषी मानते हैं और सैंडर्स की बाद में हत्या हो जाती है, और इसी के आधार पर भगत सिंह पर भी मुकदमा चलता है और बाद में उनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। तो यहाँ पर हमने देखा HSRA के बारे में और HRA के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलान की बात कर रहा है। बात कर रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वहीं इंडियन एसोसिएशन, और वहीं 4 विकल्प हैं इससे संबंधित पर्सनालिटी। अब इसके बारे में देखना है। तो आप देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में देखें। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। ये क्या था? ये बेसिकली जो भी जमींदार वर्ग थे, खासतौर पे बंगाल और बिहार, उनसे संबंधित एक ग्रुप था, जमींदारों का एक समूह था, जो जमींदारों के हितों के बारे में अंग्रेजों से बात करते हैं। 1838 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखेंगे द्वारकानाथ टैगोर हो, चाहे द्वारकानाथ टैगोर, इसके अलावा राधाकांत देव जैसे जमींदार वर्ग से संबंधित व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर है, तो जो इसका सही जोड़ी है, ए के साथ 4 हो जाए तो ए के साथ 4 आप देखें, इन दोनों में ए के साथ 4 है, डी के साथ 1 है, डी के साथ इंडियन एसोसिएशन का संबंध ऐसे बनर्जी से हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देखिए बी और सी के बारे में बात कर रहा है। तो बी और सी के बारे में बात कर रहा है कि जो इंडियन सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। आंसर ये होगा क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना विलियम एडम्स ने की थी, और वहीं इंडियन सोसाइटी के बारे में आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करें, 1876 में इसकी स्थापना हुई, और बेसिकली ये सिविल सर्विस से रिलेटेड मूवमेंट था, सिविल सर्विस से संबंधित था, और बाद में ये आगे बढ़ता है। और इसके अतिरिक्त और कुछ देखें, इसके अतिरिक्त जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इनका एक पत्रिका भी थी जिसे हिंदू पैट्रियट बोला जाता था। हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी, पैट्रियट। तो यहाँ पे हमने सभी स्टेटमेंट के बारे में देखा। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 के बारे में बात कर रहा है कि जो फैक्ट्री एक्ट 1881 था, औद्योगिक कामगारों मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यहाँ पे ये बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संबंधी अग्रगामी थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन केवल 1, दूसरा केवल 2, सी केवल 2, 1 और 2 दोनों, चौथा ना तो 1 ना ही 2। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है सही है, जो एम एन लोखंडे थे ये कहीं ना कहीं मजदूर आंदोलन संबंधित थे, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे मजदूरी नियत के बारे में बात होती है, यहाँ पे इससे संबंधित नहीं था, बल्कि ये उम्र के संबंध में था। जो भी बाल मजदूर थे खास तौर पर, उसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान किया गया था? जो 7 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से कम उनके कार्य करने पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा 9 घंटे तक कार्य किया जा सकता है एक दिन में, इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान था। महीने में 4 अवकाश का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया था, 4 अवकाश का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से विभिन्न प्रावधानों ने क्या किया, जो आगे चल के 1891 में एक्ट आता है उसको आधार प्रदान किया, और इसका जो सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाता है बी। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बात कर रहा है निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिकाओं को मिलान करने के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अब आप देखते हैं, पहला जो समाचार पत्र स्वदेश मित्रम है, इंडिया गजट, बहिष्कृत सभा, बहिष्कृत भारत व बंदी जीवन, और 4 यहाँ पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है। आसान जो ऑप्शन उससे हम शुरुआत करते हैं। बंदी जीवन है जो सचिन नाथ सन्याल का है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर डी का जो 4 है, अब या तो ए है या तो बी है। अब देखते हैं जो बहिष्कृत भारत वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, ये भी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, स्वदेश मित्रम। तो स्वदेश मित्रम GS अय्यर का था, और इंडिया गजट हेनरी लुइस विवियन डिराजियो का था। तो यहाँ पे ये सही। अब देखते हैं जो स्वदेश मित्रम था, इसका जो प्रकाशन था 1881 में होता है, और द हिंदू का भी प्रकाशन इन्होंने शुरुआत की, द हिंदू। तो स्वदेश मित्रम 1881 में इसका प्रकाशन होता है। इसके अतिरिक्त जो हेनरी विवियन डिराजियो, इन्हें आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि
हेनरी विवेन डिराजियो, जिन्होंने बंगाल में एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई और बहुत कम उम्र में इनका निधन भी हो गया। बाद में आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करें, वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं कि बहिष्कृत सभा की स्थापना इन्होंने की, द इनहिलेशन ऑफ कास्ट की भी शुरुआत इन्होंने की। साथ ही साथ बहुत से ऐसे कार्य जो दलित सुधार संबंधित थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किए गए, चाहे महार सत्याग्रह हो, चाहे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बात हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देखें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, स्वदेश मित्रम, GS सैयर, इंडिया गजट, हेनरी, और यहाँ पे सारा आपने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में स्थलों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी सूची में नदियों के नाम दिए हुए हैं। किस नदी के किनारे कौन सा स्थल संबंधित है? तो आप देखेंगे राखीगढ़ी, ये जो सारे स्थल हैं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। अब ये किस नदी के किनारे यहाँ पे आपको देखना है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा ये आपको यहाँ पे देखना है। अब देखते, आइए देखते हैं। राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी का जो संबंध है घाघर नदी से है। वहीं आप देखेंगे जो मांडा है इसका संबंध यहाँ पे चिनाब नदी से है। इसके अलावा कोटदीजी का संबंध यहाँ पर सिंधु से है, और रोपड़ का संबंध यहाँ पे सतलज से है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का हो जाएगा सी यहाँ पे, या तो ये हो जाएगा। बी का आप देखें, बी का 4, तो बी का 4 ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इससे संबंधित कुछ हम तथ्य भी जानते हैं, जैसे राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अमरेंद्र नाथ दास ने। इसके अलावा 1997 में इसकी खोज हुई। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, तो उत्तर भारत में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतगांगी डोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक है। तो सबसे उत्तरी स्थल यहाँ पे मांडा है, तो मांडा के बारे में भी हमने देख लिया। तीसरा कोटदीजी, कोटदीजी की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921-22 में ही की थी, 1921-22 के दौरान। उसके अलावा बाइडी शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी, बाइडी शर्मा। तो यहां पे आपने देखा, वहीं मांडा की खोज जोशी ने की थी, जगपति जोशी। तो सभी विकल्प के बारे में हमने यहां पे चर्चा की। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस बारे में बात कर रहा है? यहां पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन की पहचान करनी है यहां पे। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि जॉन मार्शल ने पुस्तक, कौन सी पुस्तक? सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, इसका इनकी एक पुस्तक है जॉन मार्शल की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 से 2750 माना जाता है। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है, तीसरा यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्र गंगा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर हम लोग जो तथ्य उनको यहाँ पे सबसे पहले सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमें नोटिस करना, पहला तो यहाँ पे बुक है, यहाँ पे चेक करना है सही है या नहीं। तीसरा यहाँ पे काल है, इसके बारे में। वहीं तीसरा ऑप्शन गंगा नदी किनारे केंद्रण की बात कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बात कर, सर्वप्रथम 1921 में फेयर सर्विस ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण आरंभ किया। तो यहाँ पे 4 कथनों की बात कर रहे हैं। सत्य कथन के बारे में यहाँ पे छांटना है। तो सत्य कथन यहाँ पे कौन सा होगा? सत्य कथन होगा बी। क्यों? क्योंकि जो ये पुस्तक है मार्टिमर व्हीलर की ये पुस्तक है, मार्टिमर व्हीलर की ये पुस्तक है, जिसको मार्टिमर व्हीलर यहाँ पे आप देखेंगे। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक संकेंद्र गंगा नदी किनारे ना होकर सिंधु नदी किनारे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। तो सी स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, हड़प्पा जो स्थल है दयाराम साहनी का संबंध है, दयाराम साहनी। वहीं आप देखें मोहनजोदड़ो की खोज में राखाल दास बनर्जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक, तो जो हड़प्पा के टीले की खोज हुई थी उसमें मार्टिमर व्हीलर का संबंध है। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे उस समय, इनकी पुस्तक नहीं है, पुस्तक ही मार्टिमर व्हीलर की है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे यह कथन गलत हो जाता है। सिर्फ ये दूसरा कथन यहाँ पर सही है कि जॉन मार्शल का जो कार्य, जो हड़प्पा काल का विभाजन है उसका जो जॉन मार्शल ने 3250-2750 के बीच दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये नील आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। नील आंदोलन के बारे में जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों द्वारा तय किए गए सीमा पर हर एक प्रत्येक किसान को नील की खेती करना होता था, लगभग 3/20 भाग में। उस संदर्भ में नील आंदोलन यहाँ पे देखा जाता है। और यह प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है कौन कौन से विकल्प, उसे देखते हैं कि नील आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे आप देखेंगे 1859-60 में हुई।
दूसरा, इसकी शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने की थी। तीसरा, नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे जो बाजार भाव से काफी कम दाम पर हुआ करता था। चौथा, इस संदर्भ में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण का उल्लेख किया। यहाँ पे चार कथन है, चारों के बारे में यहाँ पे देखना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नील आंदोलन की शुरुआत 1859-60 में हुई थी, ये एकदम सही है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का संबंध इससे था, ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा भी विकल्प यहाँ पे सही है, और जो ये प्रश्न इसमें संबंधित चारों विकल्प यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका बी। अब आगे हम देखें यहाँ पर, अब देखें इस संदर्भ में एक यहाँ पे तथ्य है कि इस समय गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय क्यों बोला? क्योंकि 1858 का एक्ट इसी दौरान आता है, और जो गवर्नर जनरल उसका पदनाम बदल कर वायसराय कर दिया जाता है, इसलिए जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। इनके बारे में देखा, ये दूसरा विकल्प सही आपने देख ही लिया है। अब देखिए, नील आयोग की जांच करने के लिए इंडिगो कमीशन भी एक बनाया गया था, इंडिगो कमीशन बनाया गया था, नील आयोग जिसे बोला गया था। अब नील की खेती बाद में कम हो जाती है, जो किसान नील खेती करने लगते वो मजबूर हो जाते हैं उसे सस्ते दाम में बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि यूरोप में उस समय कपड़े रंगने के लिए जर्मन डाई आ गई थी, और बाद में नील का प्रयोग यहाँ पे कम हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तेभागा आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946-50 में त्रिपुरा के हसनबाद के आसपास हुई थी। यह बात कर रहा है, यह आंदोलन मुख्यतः बंगाल में केंद्रित था। तीसरा, इस आंदोलन के मुख्य नेता कंपाराम सिंह भवन सिंह थे। चौथा, इस बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वो फसल को 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा देंगे। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट कौन कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा वह सभी सत्य हैं। तो कोई कॉमन तो नहीं है जो चारों ऑप्शन में हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चौथा ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपको लेगा कि ये सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 किसान अपने पास ही रखेंगे। जाहिर सी बात है, कोई जमींदारों को 2/3 नहीं देगा। जब आंदोलन करेगा, आंदोलन में ऐसी ही मांग करेगा कि 1/3 जमींदारों को दे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथा ऑप्शन में सही, या तो ये सही है, या तो ये। पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946-50 में हुई थी। तो ये भी उत्तर यहाँ पे, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, 18 का जो डी है ये सही है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का जो संबंध है दलित वर्ग उत्थान से संबंधित है, और बाद में इन्होंने इस संबंध में बहुत कार्य किए। तो सत्यशोधक समाज ब्राह्मण विरोधी था, पहला कथन यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पर भी हमें सही कथन छांटना है, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, यह भी सही है। केशव राम जेठे व दिनकर राव ने समाज को पूना में नेतृत्व प्रदान किया था। तो इस संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहा है। तो जो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट सही है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है ज्योतिबा फुले के द्वारा, और आगे इन्होंने दलितों वर्ग के उत्थान में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने प्रयास किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। यहाँ पे बात करें 1857 के विद्रोह संबंध में कि एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित किया गया। यहाँ पे कालक्रम तय करना है कि एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी यहाँ पे घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कानपुर विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। तीसरा, तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। चौथा, सिपाहियों को दिल्ली कूच व लाल किले पर उनका प्रवेश होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले सिपाहियों को दिल्ली में, जाहिर सी बात है कि जब 1857 आंदोलन की शुरुआत होती है सिपाही दिल्ली में प्रवेश करते हैं, पहला ऑप्शन होगा। दूसरा, जब ये दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करने के बाद मुगल साम्राज्य स्वतंत्र राजधानी के रूप में घोषित करते हैं, और जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता चुनते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कानपुर विद्रोह, मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। तो जैसे ही दिल्ली के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जब विद्रोह की शुरुआत होती है तो कानपुर पहुंचता है, और कानपुर में नाना साहब जो थे उन्होंने इसको लीड किया। अब बाद में आप देखेंगे, बाद में इसके विद्रोह के बाद तात्या टोपे को फांसी होती है। तो जो ये क्रम है, इसका क्रम सही का क्रम क्या होगा? ए। तो यहाँ पे यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो स्वदेशी आंदोलन संबंधित है। आपको पता है कि बंगाल विभाजन 16 अगस्त 1905 को होता है। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें
एक तो एक तरह से देखें कि जो बंगाल विभाजन उसका विरोध किया गया, उसके अतिरिक्त स्वदेशी वस्त्र हो उनको अपनाना हो, स्वदेशी शिक्षा को अपनाना, वह राष्ट्रीय शिक्षा की बात करना, इस तरह से विभिन्न घटनाक्रमों की शुरुआत होती है। जो पहला इसमें विकल्प कह रहा है, इसमें स्वदेशी कारीगरों, शिल्प और उद्योगों को पुनरुत्थान का योगदान दिया, ये बात सही है। यहाँ पे जाहिर सी बात है, स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी कारीगरों के पुनरुद्धार की बात करेगा। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन को एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, तो यह भी विकल्प यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर सी, जिसमें पहला व तीसरा दोनों कथन इसमें सही है।